Good morning, students. Good morning. Good morning. Sakshi, Prachi, Samiksha, Kansha, Udyan, Anupam. तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था बताइए। आयनिक रेडियस इज ओवर। ओके, आयनिक रेडियस ओवर हो गया। ठीक है, तो आयनिक रेडियस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना, हमने एक दो एग्जांपल्स करवाए थे ना उस पे, आयनिक रेडियस पे। यस, ओके, ठीक है। तो चलो आज फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो आज कोवेलेंट रेडियस हो गई हमारी, वंडर वॉल रेडियस हो गई, मेटेलिक रेडियस हो गई, आयनिक रेडियस हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। अभी एक दो मिनट है तो बाकी लोगों को भी आ जाने देते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक कुछ डिस्कशन करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करेंगे? अभी तक जितना हमने पढ़ा है डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियस में, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज पे इफेक्ट डालेंगे, बताइए। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ट्रिप्लाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और बताओ साक्षी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आकांक्षा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक साइज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब किस रिस्पेक्ट में बात कर रही हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में या ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में तो हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही ओवरऑल देख लिया ना। प्रोटॉन्स के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं तो मतलब वहां से कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वही मतलब हुआ ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और कोई बॉयज, तुम भी कुछ आंसर दे दो, बताइए। शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे चला गया उदयन। चलिए ठीक है, हाँ, शील्डिंग इफेक्ट, स्किनिंग इफेक्ट होगा। सो वन बाय वन हम इनका डिस्कशन करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। तो अगर मैं बोलूं एटॉमिक रेडियस का रिलेशन या एटॉमिक साइज का रिलेशन क्या आएगा विद शील्डिंग इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तुमको अलाउ करने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई बोलता तो है नहीं। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, क्या रिलेशन आएगा विथ शील्डिंग इफेक्ट? बोलिए। चलो रहने, चलो फर्स्ट है एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैनिंग इफेक्ट। सबने ज्वाइन कर लिया अब। सो स्कैनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एटॉमिक साइज उतनी ज्यादा होगी। क्यों बताओ? स्कैनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा होगी। ये पॉइंट क्लियर है? होगी या नहीं होगी? यस। ठीक है, बोली का आंसर आया यस। क्यों होगा स्कैनिंग इफेक्ट? क्योंकि स्कैनिंग इफेक्ट का मतलब होता है इनर शेल का इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन फोर्स। सो स्कैनिंग इफेक्ट मैंने पहले बताया, स्कैनिंग इफेक्ट आ रहा है मतलब दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या? रिपल्शन। रिपल्शन फोर्स बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन, बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट नहीं करना है, बस मैं से लिख रहा हूँ। ये हमने पहले लिखा है, स्कैनिंग इफेक्ट मतलब रिपल्शन फोर्स बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट। अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा रिपल्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रिपल्शन फोर्स क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैनिंग इफेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो स्कैनिंग इफेक्ट मतलब रिपल्शन फोर्स। अगर जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, मतलब क्या कि सीधा सीधा हमें क्या कंसीडर करना है? अट्रैक्शन फोर्स बाय द न्यूक्लियस। तो इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स कितना है न्यूक्लियस पे वो। तो फर्स्ट हेडिंग एटॉमिक साइज, फर्स्ट हेडिंग हमारी स्कैनिंग इफेक्ट थी, जिसमें आप लिख लीजिए फर्स्ट हेडिंग में एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैनिंग इफेक्ट। यहाँ से डायरेक्ट नोट किया तो डायरेक्ट नोट कर लो, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैनिंग इफेक्ट। और इसमें आगे लिखिए if scanning effect is more, if scanning effect is more, if scanning effect is more, if screening effect is more, then more repulsion force will be experienced by the, if screening effect is more, then more repulsion force will be experienced by the, then more repulsion force will be experienced by the valence electron, then more repulsion force will be experienced by the valence electron, by which by which by which electron clouds will expand, by which electron cloud will expand, by which electron cloud will expand, and that's why atomic size increases, by which electron cloud expand and that's why atomic size increases। अब atomic size increase हो रही तो मतलब atomic radius पे भी वही फर्क पड़ने वाला है, साइज बढ़ेगा, स्फेरिकल शेप हम देखते हैं एटम का तो atomic radius भी बढ़ेगी। सेकेंड, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होगा? जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस करेक्ट साक्षी। तो एटॉमिक साइज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन फोर्स बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सो इफेक्टिव इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो जितना ज्यादा होगा यानी अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा? इस बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा न्यूक्लियस उतना ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और जब उनको जितना ज्यादा पुल करेगा
उतना ज्यादा साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो इसमें आगे लिख लीजिए, if more attraction force will be experienced by the if more attraction force will be experienced by the valence shell electron, if more attraction force will be experienced by the valence electron, ब्रैकेट में लिख लीजिए more z effective, ठीक है। then electron cloud will contract then electron cloud will contract by which atomic size decreases, थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ शेल्स। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। इनवर्सली या डायरेक्टली, बोली कैसे आएगा इनवर्सली, बताइए। यस, डायरेक्टली। तो नोट कर लीजिए, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ेगी एटॉमिक रेडियस क्या होगा, अपने आप बढ़ता जाएगा, है ना। वो तो क्लियर ही है सबको, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, ये सिंपल सा पॉइंट है। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, 2 शेल है, 3 शेल है, 4 शेल है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना ये पॉइंट, किसी को इसमें डाउट? इसमें लिखवाऊँ कुछ कि जब हम अगर ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, इंक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से रेडियस इंक्रीज करती है, ठीक है। तो रेडियस इंक्रीज करेगी जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। किसी को डाउट है इसमें? नहीं है तो आगे बढ़ें। चलिए क्लियर है, ठीक है, ओके। देन फोर्थ, एटॉमिक साइज, सॉरी एटॉमिक साइज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताना है। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और उसका क्या रिलेशन आएगा एटॉमिक साइज के साथ, वो बताइए। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली, ये हमने कल पढ़ा था आयनिक रेडियस में। पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेडियस क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। So atomic radius will be inversely proportional to magnitude of positive charge. पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे पड़ेगा रेडियस स्मॉल होती जाएगी। अब इसमें मैं कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कल ही बता दिया था। कल जब आयनिक रेडियस पढ़ा था उसमें आयनिक रेडियस की डेफिनेशन लिखवाने के बाद 2 पॉइंट लिखवाए थे। पहला, द रेडियस ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द पेरेंट एटम, एंड सेकंड पॉइंट लिखवाया था द रेडियस ऑफ द एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द रेडियस ऑफ द पेरेंट एटम। तो वहां पे बताया था
कि पॉजिटिव चार्ज आने पे रेडियस क्यों छोटी होती है, निगेटिव चार्ज आने पे रेडियस क्यों बड़ी होती है, और लिखवाया भी है। तो वही चीज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे आता जाएगा बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाएगी। देन फिफ्थ पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, यस। सो एटॉमिक रेडियस हियर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। atomic radius is directly proportional to magnitude of negative charge। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पेज पे नोट कर लिया। 6 पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर, तो एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूं मैं, एन एन एन, ये एन एन, डबल बॉन्ड एन, ठीक है। देखो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट लिखा है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिखा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाती है, और उसके रिस्पेक्ट में एटॉमिक रेडियस भी छोटी हो जाती है। देखो जैसे यहाँ पे दिखा है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये बॉन्ड बना रहे एक, यहाँ पे ये इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ जो रेडियस मैं निकालूंगा, कोवेलेंट रेडियस निकालूंगा मैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, बाकी ये नाइट्रोजन अपनी 2 वैलेंसी किसी दूसरे से जुड़ के कंप्लीट कर रहा है, तो वो मैं ऐसे मैंने डैश डैश दिखा दिया, क्योंकि 3 वैलेंसी दिखानी है, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है। वैसे नाइट्रोजन के यहाँ 3 वैलेंसी, तो मैंने बीच में डबल बॉन्ड बनाया और एक इधर बनाया, यहाँ किसी एटम से जुड़ा होगा, यहाँ किसी एटम से जुड़ा होगा। फिर ये तो नाइट्रोजन गैस ही होती है, N2 का फॉर्मूला सबको पता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर मैं कंसीडर करूँ तो डबल बॉन्ड आ गया है, एंड यहाँ तो आपको दिख ही रहा है ट्रिपल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ हमने कल पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं देखूं, इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम बॉन्ड लेंथ भी बोल, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होती जाती है। तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, डबल बॉन्ड और छोटा हो जाएगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बड़ी है, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, d/2 ही तो लिखते हैं हम लोग रेडियस कैलकुलेट करते टाइम। तो रेडियस ऑफ नाइट्रोजन में यहाँ लिखूंगा तो दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो सिंगल बॉन्ड की अगर साइज बड़ी है तो रेडियस भी बड़ी आएगी, अगर d की वैल्यू बड़ी है तो r भी बड़ा आएगा। यहाँ पे d पहले के कंपैरिजन में छोटा हो गया, यहाँ d और छोटा हो गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही क्या होगा, रेडियस छोटी होती जाएगी। तो ये पॉइंट भी एक आगे नोट कर लीजिए आप, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी एटॉमिक रेडियस उतनी छोटी हो जाएगी। सिंपल है ये, अगर मैं आपको समझाऊं, अगर नॉर्मल वे में समझाऊं, हालांकि ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में आगे पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, बट फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देखो जैसे मैं दिखाऊं, यहाँ पे नाइट्रोजन ये है और ये नाइट्रोजन, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों, तभी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। पहले केस बनाना नहीं है ये, बस मैं समझा रहा हूँ।
सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोनों जो नाइट्रोजन है वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग थोड़ी बढ़ जाती है, जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग वो और ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। देन थर्ड वाला जो है हमारा, थर्ड में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो और भी ज्यादा पार्ट ओवरलैप करता है। तो ये ओवरलैपिंग का और भी ज्यादा हमने पार्ट दिखाया। सो ये ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हमने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो यहाँ सबसे कम ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, जितना एक दूसरे में ये ओवरलैप करेंगे, तो ये देखो यहाँ से न्यूक्लियस से बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि थोड़ा दूर दूर है, यहाँ दूर दूर है, यहाँ पे और ज्यादा क्लोज आ गए तो डिस्टेंस बीच का और कम हो गया, तो रेडियस और कम हो जाएगी। सो उसके रिस्पेक्ट में हम ये निकालते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए फिलहाल बस आप ये नोट कर लीजिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और उसके रिस्पेक्ट में रेडियस छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। ओके चलिए फिर आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं एक्सेप्शन के केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नहीं सॉरी, एक्सेप्शन से पहले तो अभी ट्रेंड आपका हुआ है, ट्रेंड नहीं हुआ ना, आयनिक रेडियस हुआ ना, एक मिनट, एक्सेप्शन रहने दो, एक्सेप्शन से पहले नॉर्मल ट्रेंड तो देख लो। सो हेडिंग डालिए आगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड एंड ग्रुप, या सीधा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, इतना भी हेडिंग डाल सकते हैं, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट हेडिंग इसमें डालिए, वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन इन पीरियड। सो पीरियड में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, तो वेरिएशन पीरियड में नॉर्मल ट्रेंड ये है कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। क्यों डिक्रीज करती है, डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, आपको पहले समझा देता हूँ फिर लिखवाता हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन मैंने ले लिया। अब सबका डायग्राम तो नहीं बना सकता मैं, बट फिर भी अगर मैं ऐसे एक रफली डायग्राम बनाऊं तो आई होप सो कि थोड़ा थोड़ा छोटा सर्कल में कर पाऊं। और उसका रीजन क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने का। सो देखिए इधर, यहाँ पे तीन प्रोटॉन है, सेंटर में तीन प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी तीन होंगे, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब सब लोग अपना अगर नोटबुक पे पीछे पलट के देखेंगे तो सबको मिलेगा, हमने जेड इफेक्टिव का वेरिएशन देखा था इन पीरियड। किसका वेरिएशन, जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव पीरियड में इंक्रीज होता जाता है। इन सब के लिए एक टेबल मैंने बनवाई थी, ये टेबल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसकी टेबल बनवाई है पीरियड में। जेड इफेक्टिव इधर पीरियड में मूव करने पे इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब अट्रैक्शन फोर्स आउटर। अब सब में ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, क्योंकि पीरियड में वेरिएशन देख रहे हैं, सबके पास दो दो शेल है, ठीक है, सबके पास दो शेल है, बट जेड इफेक्टिव इधर इंक्रीज होता जाता है। तो सेंटर से लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ पीरियड में। अगर ये पॉइंट नहीं याद आ रहा है, लास्ट वाला जेड इफेक्टिव पीरियड में इंक्रीज होता है, तो ये टेबल बनवाई है, सब लोग अभी नोटबुक पलट के देखिए, वापस मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। जेड इफेक्टिव की वैल्यू के साथ लिखवाया है, सिग्मा निकाला था, जेड निकाला था, जेड इन एलिमेंट्स का जेड तो पता ही है, सिग्मा निकाला था, और जेड माइनस सिग्मा करके जेड इफेक्टिव निकाला था। और ये भी देखा था कि कितने से वेरिएशन आता है, तो हर बार जेड इफेक्टिव कितने से इंक्रीज करता जाता है, 0.65 से। हर बार जेड इफेक्टिव 0.65 से इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता जाता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल पे इंक्रीज करेगा।
और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी हमने इसका रिलेशन देखा कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अभी हमने पढ़ा था जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें सेकंड पॉइंट था जेड इफेक्टिव का। तो उसमें हमने देखा कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी छोटी हो जाएगी। तो जेड इफेक्टिव पीरियड में मूव करने में बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क पड़ता है, पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है पीरियड में। क्लियर है ये पॉइंट, किसी को डाउट इसमें कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी? क्यों डिक्रीज करेगी, बिकॉज जेड इफेक्टिव पीरियड में इंक्रीज करता जाएगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का मतलब एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए क्लियर है तो अब नोट लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट नहीं करना, बस मैंने ऐसे बना दिया था आपको समझाने के लिए। लिखिए इसमें, when we move in period from left to right, when we move in period from left to right, when we move in period from left to right, when we move in period from left to right, when we move in period from left to right, atomic radius decreases, atomic radius decreases because atomic radius decreases because Z effective increases, because Z effective increases, because Z effective increases। आगे उसे में लिखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव अक्रॉस द पीरियड, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव अक्रॉस द पीरियड, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, due to increase in Z effective across the period, the actual attraction force, the actual attraction force, the actual attraction force by the nucleus, the actual attraction force by the nucleus, the actual attraction force by the nucleus on the valence electron, the actual attraction force by the nucleus on the valence electron increases, the actual attraction force by the nucleus on the valence electron increases, and that's why atomic radius decreases, and that's why atomic radius decreases। ठीक है, हो गया, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सो एग्जांपल डाल के अगर हम लिखें, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड के रिस्पेक्ट में मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं देख रहा हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन इस तरीके का है। थर्ड पीरियड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सॉरी, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का भी ये नॉर्मल ट्रेंड आएगा, जो कि हम दिखाएंगे क्या, पीरियड में डिक्रीज कर रही है। सेकेंड पीरियड पे यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अभी देखो लास्ट में मैंने एक इनर्ट गैस का नहीं दिखाया, ठीक है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। फ्लोरीन के आगे नियॉन, तो फ्लोरीन तक ही लिखा, उसको कंप्लीट नियॉन तक मत लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी मैंने क्लोरीन तक दिखा दिया। लास्ट का आर्गन जो है हमारी इनर्ट गैसेस, उसके लिए हम वंडर वॉल रेडियस कंसीडर करते हैं। तो ये अभी मैं नॉर्मल ट्रेंड दिखा रहा हूँ, वंडर वॉल रेडियस कंसीडर करेंगे तो और कहाँ पे वेरिएशन आएगा वो देखेंगे।
सो नॉर्मल ट्रेंड ये है कि पीरियड में मूव करने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, तो सेकंड पीरियड के लिए ये है सबसे बड़ा, ये लिथियम है, देन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, थर्ड पीरियड के लिए सोडियम, देन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, नोटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग फिर डालिए। नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन ग्रुप। ग्रुप में क्या फर्क पड़ेगा? डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीजेस, यस इंक्रीज करेगी। और क्यों इंक्रीज करेगी? यस गायत्री इंक्रीज करेगी, बट क्यों इंक्रीज करेगी? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, है ना। चलिए तो लिख लीजिए वेरिएशन इन ग्रुप में, इजी है ये तो। वेरिएशन इन ग्रुप में लिख लीजिए, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, when we move from top to bottom in a group, atomic radius increases. When we move from top to bottom in a group, atomic radius increases. When we move from top to bottom in a group, atomic radius increases. Because number of shells increases. Atomic radius increases because number of shells increases. Number of shells increases. Because number of shells increases. तो अगर मैं आगे दिखाऊं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो ये नॉर्मली डाउन द ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने एग्जांपल लिया है किसका? सेकेंड पीरियड का, मतलब सेकेंड ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप। सिमिलर वे में फर्स्ट ग्रुप आप लेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आ जाएगा, वो आपका फर्स्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देगा। तो दिस इज वेरिएशन इन ग्रुप फॉर द सेकेंड पीरियड। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे। हाँ, आगे रेडियम लिखना चाहो लिख लो, मैंने ऐसे दिखा दिया है पूरा। आप कंटिन्यूसली डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज तो करेगी ना, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो। ठीक है, तो आरे भी दिखा सकते हैं, इतना ही दिखाने वाला, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं 3 ही दिखाऊं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो भी चलेगा। मैं बस ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, पीरियड चेंज होता जा रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेंड आया वो क्या है पीरियड एंड ग्रुप में? पीरियड एंड ग्रुप में जो हमारा ट्रेंड आया है वो ये आया है कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी एंड ग्रुप में इंक्रीज करेगी। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस यहाँ इन पीरियड, एंड इधर अगर हम दिखाएंगे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन ग्रुप।
प्रसेंजित विच इज एलिमेंट विद लार्जेस्ट एटॉमिक साइज? बताऊंगा भाई, आगे बताऊंगा। आंसर सीजियम होता है, सीजियम पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होगा, बट ये अभी मैं आगे बताऊंगा, नोट में लिखवाऊंगा ये सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन पीरियड, एटॉमिक रेडियस, और ये लास्ट वन इंक्रीजेज है। इंक्रीजेज इन पीरियड, इंक्रीजेज इन ग्रुप। ओके, क्लियर है ये, नोटेड। चलिए, तो ये तो हो गया नॉर्मल ट्रेंड। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शंस तो पता ही होने चाहिए सबको, नॉर्मल ट्रेंड के साथ साथ ये एक्सेप्शन है। पहला मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ, ट्रांजिशन मेटल्स इन पीरियड। ट्रांजिशन मेटल्स इन पीरियड, ट्रांजिशन मेटल्स इन पीरियड, पहला एक्सेप्शन है ट्रांजिशन मेटल्स इन पीरियड। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक दिखा दिया ये, देन आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एंड देन कॉपर एंड जिंक। अब देखिए यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, ये नोट कर लीजिए आप साथ साथ में। नहीं, फ्रांसियम नहीं होगा, सीजियम ही होगा, साथ में नोट कर लीजिए। यहाँ लिखा है जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ लिखा है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। एंड यहाँ हम दिखा रहे हैं जेड इफेक्टिव इज लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव इज लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ लिखा है, यहाँ इन तीन एलिमेंट के लिए जेड इफेक्टिव इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ लिखा है जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। नोट कर लिया। अब देखो जो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन होता है, नॉर्मल ट्रेंड क्या है, नॉर्मल ट्रेंड अभी हमने पढ़ा कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है, पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम ट्रांजिशन मेटल्स की पीरियड में देखते हैं, तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में तो डिक्रीज करती है, जैसा हमने पहला दिखाया, स्कैंडियम टू मैग्नीज डिक्रीज करेगी, बट उसके बाद आयरन टू कोबाल्ट निकल पे जाते हैं, तो यहाँ रेडियस जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, यहाँ रेडियस कांस्टेंट मिलती है, और उसके बाद यहाँ लास्ट एलिमेंट्स के लिए रेडियस इंक्रीज करती है। तो मतलब एक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है कि कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा हो, पहले डिक्रीज किया, देन कांस्टेंट हुआ, देन इंक्रीज किया, ये रीजन हमको देखने को मिलता है। तो एक्सेप्शन का केस हो गया, नॉर्मल ट्रेंड तो फॉलो नहीं कर रहा, पहले रेडियस डिक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर इंक्रीज हुई। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है, अगर हम उसकी बात करें तो देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है उसके लिए जो पॉइंट लिखा था वो क्या लिखा हुआ था, जो हमने पॉइंट लिखा था वो ये पॉइंट था, एटॉमिक रेडियस वाला, 1 मिनट, आई थिंक पेज सेव नहीं किया इसने।
वन मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये पेज सेव नहीं कर रहा है, फिर अगर रिकॉर्डिंग डालेंगे तो फिर किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि फिर आज आई थिंक प्रेजेंट है ना, सारे सारे प्रेजेंट है, पता नहीं फिर कोई बोलेगा सर अब्सेंट है, ये है वो है। रुक जाओ एक मिनट। क्रिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड ये दिखा रहा है, इसके बाद का जो नॉर्मल बताया था, वॉइस इज नॉट कमिंग। Everyone please respond, I am audible or not, because Sakshi is saying voice is not coming. Audible, okay. Okay, this is second period, third period, इसके बाद का slide. Let me wait for 1 minute that it come. ओके ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अब नहीं सेव नहीं किया तो अभी देखेंगे। चलो फिर हम आगे पढ़ते हैं। सो हम बात कर रहे थे, नोट कर लिया था ना सबने, तो स्कैंडियम वाला जो था स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के लिए, वहां पे हमने नीचे लिखा था जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्कैंडियम। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ, सब लोग इधर ध्यान से सुनिए, फिर आगे लिखाऊंगा, ठीक है? अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं। नो सर, वॉइस इज नॉट कमिंग। साक्षी ट्राई टू ज्वाइन अगेन। नाउ चेक वॉइस इज कमिंग और नॉट। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो स्टार्टिंग के एलिमेंट थे, नाउ क्लियर सर? ओके ठीक है, तो अभी क्लियर है तो ठीक है। सो ओके, तो हमारा स्टार्टिंग का था स्कैंडियम से लेके स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट मैग्नीज तक जो था, वहां पे नॉर्मल ट्रेंड देखने को मिला था। उसके नीचे जो लिखा हुआ था जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्कैनिंग कांस्टेंट या स्कैनिंग इफेक्ट, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो वो चीज ध्यान से सुनिए। देखिए, जब स्टार्टिंग के एलिमेंट से बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D सीरीज की। तो ये हालांकि 3D में भी होगा, 4D में भी होगा, 5D में भी होगा, यही देखने को मिलेगा। सो देखो, जब इलेक्ट्रॉन भरना मैं स्टार्ट करूंगा, जो मैंने लिखा था स्कैंडियम से जिंक तक, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा एटॉमिक नंबर 21 से 30, एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन। लेकिन ये भरता किस सेल में? ये भरेगा इस सेल में, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है n-1 सब सेल को। क्योंकि यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर याद हो सबको, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हम n-1d के साथ भरना स्टार्ट करेंगे, और ये सेल पहले से भरी होगी ns2 के साथ। जैसे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें, तो पूरा मैं स्टार्टिंग से नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में हमारे पास आता है 3d14s2। अभी इतना कर चुके हैं कि सबको याद हो गया होगा। टाइटेनियम के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 से स्टार्ट करके, तो ये लास्ट में आएगा 3d24s2। सो 4s इसके आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल ये ns को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इसके अंदर की ये n-1d सब, ये जो सब शेल है ये d में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना स्टार्ट करेगा एक एक करके, 3d1 देन 3d2 देन 3d3 देन 3d4, ऐसे एक एक करके भरेगा इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्टिंग के एलिमेंट के लिए देखो, यहाँ पे एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर रहा है, जबकि मुझे रेडियस निकालनी है। और रेडियस किससे, रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ये ns के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। आउटर मोस्ट शेल तो ये है ns वाली। अब जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो एक एक करके यहाँ पे भरता जा रहा है। देखो 1 2 3 मैंने दिखाया, फिर एक करके d, जब अगला एलिमेंट आएगा तो d4 हो जाएगा, फिर अगला एलिमेंट आएगा d5, ऐसे ऐसे करके हम भरते हैं ना एक एक करके। d10 तक हमें जाना है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d10 4s2 आ जाएगा जिंक के लिए। सो देखो, जब इलेक्ट्रॉन में डी में एक एक करके भर रहा हूं, तो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के लिए d1 d2 d3 d5 ऐसे आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में कम है, तो इनका जो रिपल्शन फोर्स होगा आउटर मोस्ट पे, वो भी कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्किनिंग इफेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, जिसकी वजह से रिपल्शन फोर्स भी कम है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होगा। सो जेड इफेक्टिव जो होगा, दैट इज
मोर देन द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये इसलिए हमने लिखा है पहले कुछ एलिमेंट्स के लिए जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में कम है। डी में 2 4 1 2 3 स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के लिए तो यही आएगा ना, पहले जैसे स्कैंडियम के लिए D1 ही है, टाइटेनियम के लिए D2 आएगा, वेनेडियम के लिए D3 आएगा। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन हम भरते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है डी सबशेल में तो रिपल्शन कम हो रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो दोनों काम कर रहे हैं, रिपल्शन भी लग रहा है, लग तो रहा ही है, इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है इनर्शियल में, लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं वो कम है, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहाँ पे कम है। सो रिपल्शन फोर्स कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेटिंग फैक्टर है। अगर ये डोमिनेटिंग है तो साइज क्या करेगा, अगर ये खींच लेगा इसको, अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग है बड़ा स्किनिंग इफेक्ट से, तो इसको पुल करेगा अपनी तरफ, जिससे साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो स्टार्टिंग के एलिमेंट के लिए साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद जब हम आयरन कोबाल्ट निकल पे जाते हैं, जहां पे आने लगता है 3d6 3d7 3d8, ये सब आयरन कोबाल्ट निकल के लिए आने लगेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो अब ज्यादा हो जाएंगे इनर शेल में। जब इस इनर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो अब रिपल्शन फोर्स भी बढ़ेगा। अब इस केस में रिपल्शन फोर्स और जेड इफेक्टिव एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, दोनों मतलब कोई डोमिनेंट फैक्टर नहीं रहता, दोनों के दोनों आपस में ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। जितना स्किनिंग इफेक्ट, जितना रिपल्शन फोर्स लग रहा है उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो बताओ साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा? जितना रिपल्शन फोर्स लग रहा है उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो साइज तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ना एक्सपेंड कर पाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। एंड लास्ट केस देखो हमने क्या लिखा हुआ है, जिंक से पहले कॉपर एंड जिंक, इन दो के लिए हमने लिखा है कि यहाँ पे साइज क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 आ जाएगा। इन दोनों में डी पूरा भरा होता है। जब डी पूरा फुल्ली भरा हुआ है, अब डी अगर मैं यहाँ पे भर दूं ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, डी अगर यहाँ पे भर गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, रिपल्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो गया है, तो स्किनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव। तो इस केस में अगर स्किनिंग इफेक्ट का मतलब रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू अट्रैक्शन फोर्स, तो रिपल्शन फोर्स का इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से साइज क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा, तो रेडियस इंक्रीज करने लगेगी। तो जो तीनों नीचे मैंने लिखा था हुआ था इससे पहले, जो स्कैंडियम से जिंक तक, उसके नीचे मैंने ये पॉइंट लिखे थे, जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्किनिंग इफेक्ट इज इक्वल टू स्किनिंग इफेक्ट और लेस देन स्किनिंग इफेक्ट। सो उस केस में मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट्स है इसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो रेडियस है उसका वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो पहले केस में जहां जेड इफेक्टिव बढ़ा है, जेड इफेक्टिव का मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा होगा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है डी सबशेल में, तो उस केस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहता है और फिर वो साइज को पुल करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, साइज क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो पहले साइज डिक्रीज करेगा, देन साइज कांस्टेंट होगा, एंड देन लास्ट के कुछ एलिमेंट्स के लिए साइज इंक्रीज होगा। समझा? ये क्लियर है? किसी को डाउट? क्लियर है ये? क्लियर, ठीक है, ओके क्लियर है तो अच्छी बात है। तो चलिए आगे फिर इसमें अब मैं केस वाइज करके, अब इसके पहले वाली स्लाइड तो है नहीं, आई थिंक सबने नोट कर ली थी ना वो जेड इफेक्टिव जो मैं नीचे लिखा था स्कैंडियम से जिंक, जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्किनिंग कांस्टेंट एंड इक्वल टू स्किनिंग कांस्टेंट लेस देन स्किनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्लाइड यहाँ पे सेव नहीं किया उसने। तो उसके आगे चलते हैं अब। तो जो आपने लिखा था अब उसी के आगे लिख लीजिए केस फर्स्ट, when Z effective is greater than screening constant. When Z effective is greater than screening constant, case first, ठीक है। और उसमें लिखिए when we move in period, when we move in period for transition elements, when we move in period for transition elements, then atomic radius decreases for first few elements,
decreases for first few elements, then atomic radius decreases for first few element because 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 electrons are added in the because electrons are added in the n-1 d subshell, n-1 d subshell, because electrons are added in the n-1 d subshell, electrons are added in the n-1 d subshell, and due to less number of electrons and due to less number of electrons and due to less number of electron due to less number of electrons for first few elements and due to less number of electrons for first few elements in d subshell, and due to less number of electrons for first few elements in the d subshell, less repulsion force less repulsion force works on the less repulsion force works on the outermost electron, less repulsion force works on the outermost electron, by which by which by which by which by which Z effective increases by which Z effective increases on the outermost shell, by which Z effective increases on the outermost shell, hence atomic radius decreases. Hence atomic radius decreases. Now case second. केस सेकंड में व्हेन Z इफेक्टिव इज almost equal to screening constant, screening when Z effective is almost equal to screening constant, सेकंड केस में इसमें लिखिए for middle elements in transition series, for middle element in transition series, for middle elements in transition series, for middle element in transition series, Z effective becomes almost Z effective becomes almost equal to the Z effective becomes almost equal to the screening effect Z effective becomes almost equal to the skinning effect, and that's why atomic radius remains almost constant, and that's why atomic radius remains almost constant, and that's why atomic radius remains almost constant.
And case third, when Z effective is less than the screening effect या screening constant. When Z effective is less than the screening effect. Case third, इसमें लिखिए for last few elements, 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 atomic radius increases. For last few elements atomic radius increases because n minus 1 d subshell is completely filled, because n minus 1 d subshell is completely filled, due to which n minus 1 d subshell is completely filled, due to which more repulsion force will be experienced by the valence cell, due to which more repulsion force will be experienced by the valence cell. ठीक है, तो देखो अब देखिए आगे, अगर ऑर्डर बोला जाए एटॉमिक रेडियस का तो हम क्या लिखेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज यानी आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन आ जाएगा। ये एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन आ गया। ठीक है, तो लार्जेस्ट अगर मैं यहीं पे बोल दूं लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट इन 3D सीरीज, ऑब्वियसली 3D सीरीज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट इन 3D सीरीज स्कैंडियम, एंड स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इन 3D सीरीज निकेल, Ni। ठीक है, लार्जेस्ट इन 3D सीरीज स्कैंडियम, स्मॉलेस्ट हो जाएगा निकेल। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ओके, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ट्रांजिशन सीरीज का जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये वैल्यूज हमको याद नहीं करनी। मेटेलिक रेडियस इधर दिया गया इन पिकोमीटर्स और ये इधर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये वेरिएशन देखो दिखाया गया है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो देखो स्कैंडियम से लेके कंटिन्यूसली पहले डिक्रीज किया, इधर मैग्नीज, फिर ये ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे हैं। मतलब यहाँ इस ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दिया गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं दिखाएगा, कहीं कुछ ग्राफ में हो सकता है आपको एकदम पॉइंट के आसपास दिखा दे,
बट एग्जैक्ट इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल जैसा दिखाया गया है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है वैल्यूज में। एंड देन निकल के बाद ये कॉपर एंड जिंक वापस से इंक्रीज हो गए, लास्ट के दो। तो अगर देखें तो इस ग्राफ से आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी जो रेडियस होगी वो किसकी आएगी, स्कैंडियम की आएगी अगर मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ, और उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो होगी वो निकल के आ जाएगी। सिमिलर वे में देखो आपको 4D एंड 5D सीरीज के ग्राफ भी दिखाए गए हैं। तो ये ट्रांजिशन मेटल सब में लग रहा है। एग्जाम्पल मैंने स्कैंडियम वाले समझाया था, तो 3D 4D 5D सीरीज सबके लिए एप्लीकेबल है। तो 4D सीरीज में भी आप देख सकते हैं, आपका लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद हाफनियम, ये रेड वाला जो है लेंथेनम हाफनियम, तो ये वेरिएशन ऐसे दिखाया गया। रेड वाला जो है ग्राफ पहले ऐसे डिक्रीज किया, फिर बीच में इधर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। वैसे ही ये यट्रियम जिरकोनियम वाला भी है, ग्रीन वाला। तो ये यट्रियम जिरकोनियम, ये यहाँ से ग्रीन वाला के भी वेरिएशन ऐसे ही है, पहले डिक्रीज देन कांस्टेंट देन इंक्रीज, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन का पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम पीरियड में बात करें तो 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज जो भी होती हैं, उन सीरीज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पहले साइज एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, देन कांस्टेंट होगा, देन इंक्रीज करेगा। जबकि नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, नॉर्मल ट्रेंड होता है कि साइज क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए पीरियड में। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब आगे आप लिख लीजिए 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 5D सीरीज, इन तीनों के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पीरियड, पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस पहले क्या होगी, एटॉमिक रेडियस पहले डिक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, देन उसके बाद अगेन एटॉमिक रेडियस जो मिडल एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। एंड देन लास्ट में एटॉमिक रेडियस जो होगी वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस बीच वाले एलिमेंट्स के लिए कांस्टेंट, पहले वाले कुछ एलिमेंट्स के लिए डिक्रीज करेगी, लास्ट वाले कुछ एलिमेंट्स के लिए इंक्रीज करेगी, ठीक है। 3D 4D 5D सीरीज, तो ये भी नोट कर लीजिए उसी के नीचे, फिर हम आगे चलते हैं। ये पहला हमारा हो गया एक्सेप्शन का केस, याद रखिएगा इसको, नोटेड। नोटेड, ठीक है। नॉट सीन क्या, साक्षी तुमने क्या डाला है नॉट सीन? तुमको स्क्रीन अभी मैंने शेयर करके ग्राफ दिखाया, वो दिख नहीं रहा था क्या? ग्राफ इज नॉट सीन, अच्छा आपको ग्राफ नहीं दिखा। ग्राफ किसी को दिखा या किसी को भी नहीं दिखा? बोलो, बोलो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर मैं। आई हैव सीन, ओके ठीक है, तो इसको दिखा सीन सर, ओके ठीक है, तो बाकी लोगों को दिखा है, मतलब साक्षी फिर तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, ओके ठीक है। तो चलो सेकंड डालो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। देखिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, ध्यान से अभी पहले हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, अब सब लोग सुनिए आगे, नोट बाद में करिएगा, और इम्पोर्टेंट है। और पहली बात तो ये समझ में आए, तो सबको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है एक बार में, तो उसके लिए आपको कंसंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अभी चिल्लाओगे सब कि सर नहीं आया नहीं आया नहीं आया।
सब लोग फोकस करिए इधर। लैंथेनाइट सीरीज की अगर मैं बात करूं, लैंथेनाइट सीरीज, लैंथेनाइट सीरीज जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एटॉमिक नंबर 58 से 71। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूं 55 56, मैं पीरियड दिखा रहा हूं यहाँ पे 55 56, ये मेरा है सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। 55 एंड 56 एटॉमिक नंबर पहले आएगा, फिर ये भर गया, एस ब्लॉक के बनेंगे, फिर आएगा 57 जो डी ब्लॉक में लेंथेनम जाता है, उसको हम लिखते हैं एल ए लेंथेनम। फिर 58 से 71 ये लेंथेनाइट सीरीज हो जाती है। फिर उसको भरने के बाद डी में कुल कितने भरने होते हैं? 10, तो 72 यहाँ से स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं पहले भी, जब पीरियोडिक टेबल के हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, कैसे पीरियड ग्रुप बने, वो सब यहाँ पे वो सब सीखा हुआ है हमने। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये 80 तक डी भर जाएगा क्योंकि 80 में टोटल 10 भरने हैं। उसके बाद वापस 81 से 86 जो होगा वो पी में भर जाएगा। तो 6 पीरियड में जो एटॉमिक नंबर का वेरिएशन होता है वो 55 से 86 तक जाता है, ये भी हमको पता है। तो पहले दो एस में भरे जाएंगे 55 56, फिर 57 डी में आएगा, फिर 72 से 80 आएगा डी में, क्योंकि ये चली गई लेंथेनाइट सीरीज। उसके बाद 81 से 86। अब ये 57 जो है तो ये डी में पहला भरा गया, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D1 आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D1 आ जाएगा, डी में एक इलेक्ट्रॉन गया। जैसे यहाँ पे आता है 55 के लिए S1, 56 के लिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2, इसके लिए आ गया D1। उसके बाद 58 से 71 में D1 प्रेजेंट रहेगा क्योंकि D1 हमने पहले पढ़ दिया है, तो इसलिए इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो सबको पता है, हम दिखाते हैं N-2 F 1 to 14, then N-1 D 0,1 0 और 1 और NS2 के साथ। तो देखो ये NS2 है आउटर मोस्ट शेल, और ये इसका तो 6 पीरियड में भरता है 58 से 71। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले ही बोला है 6 पीरियड में लेंथेनाइट सीरीज आती है 58 से 71। इसमें जो F भरा जाता है वो कौन सा भरा जाता है? 4F भरा जाता है। तो ये जो NS2 है, ये NS2 ये है, ये दिखा रहा है 6 पीरियड को, N इज इक्वल टू 6, ये NS2 आउटर मोस्ट शेल तो यही होगी NS2। फिर उसके अंदर का ये N-1 D वाला है जहां पे D है, और उसके अंदर N-2 ये वाला है, तो दिस वन इज N-2 जहां पे F भरा जाएगा N-2। अब देखो, अभी इससे पहले ही मैंने आपको समझाया, जैसे D के लिए ट्रांजिशन मेटल में स्कैंडियम टू जिंक तक जाते हैं तो D में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरता है। अब जब मैं एटॉमिक नंबर 58 की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो पहला भरा जाएगा F में 1 आएगा, F1। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा F14 भरने हैं, तो 58 से 71 तक 14 एलिमेंट भरे जाते हैं क्योंकि F में 14 इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं। तो 58 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा F1, 59 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा F2, 60 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा F3, 61 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा F4। तो F एक एक करके बढ़ता जा रहा है, F में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, और जब 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 71 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो F में एक एक करके मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ भर रहा हूँ? यहाँ भर रहा हूँ। पहले 58 के लिए F में एक इलेक्ट्रॉन, बाकी तो जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट, मैं F के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। फिर 59 के लिए F में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 60 के लिए F में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 61 के लिए F में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक एक करके मैं ये N-1 2F में, ये जो N-2F सबशेल है, इसको मैं भरता जा रहा हूँ एक एक करके। लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट में जब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा 58 से 71, तो एक एक करके F में भरता जाऊंगा, जबकि सबके बाहर में NS2 ये प्रेजेंट होगा 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा है, अब एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन भर किस में रहा है? ये इलेक्ट्रॉन भर रहा है F सबशेल में, F सबशेल में भर रहा है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का एक पॉइंट लिखवाया था मैंने लिखवाया था वहां पे कि शील्डिंग पावर जो होती है उसका ऑर्डर ये होता है SPDF, ये कल या परसों लिखा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो SPDF होता है। यहाँ लिखवाया था S के लिए इफेक्टिव शील्डिंग, F के लिए लिखवाया था पुअर शील्डिंग, D एंड F। तो F की बहुत पुअर शील्डिंग होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके F में भरते जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं F सबशेल में, और इनकी होती है पुअर शील्डिंग। तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी एक एक बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं, 58, 59, 60, 61।
तो प्रोटॉन भी सेंटर में एक एक करके बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी एक एक करके बढ़ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है वो एफ सबशेल में भरा जा रहा है। एंड एफ सबशेल की पुअर शील्डिंग की वजह से, एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स में जो होंगे उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से वो शील्ड नहीं कर पा रहे हैं न्यूक्लियस को। तो जो न्यूक्लियस में एक एक करके प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट पे बढ़ता जाएगा। आउटर मोस्ट पे अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन का मतलब जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो साइज क्या करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये साइज जो होगा वो छोटा होता चला जाएगा, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका नाम ही है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड का मतलब, लेंथेनाइड में ये जो हम सीरीज लेंथेनाइड सीरीज में जो एलिमेंट भर रहे हैं, इन एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में इंटर करता है, और एफ सबशेल की पुअर शील्डिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ने लगेगा और साइज क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। इसलिए इसका नाम ही है कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर एक लाइन में बोलूं, ये पूरी कहानी को मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में इंटर करता है, एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो आउटर मोस्ट शेल पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। समझा? कितने लोगों को समझा, पहले ये बताइए। साक्षी, तुमको नहीं समझा? चलो अंजलि, गायत्री, रिपीट करना है? चलिए एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, फिर से ध्यान से सुनिए सब लोग। ये ऑर्डर पहले सबने लिखा है ना, ये एसपीडीएफ का ऑर्डर। पहले ये बताओ, ये ऑर्डर लिखा है सबने कि एफ की पुअर शील्डिंग होती है? हाँ कर रहा हूँ रिपीट भाई, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पहले वो बताओ एसपीडीएफ में किसकी पुअर शील्डिंग होती है? एफ की पुअर शील्डिंग होती है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, साक्षी तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो अभी क्या कर सकते हैं फिर? कोई नहीं, ट्राई करो, अदरवाइज फिर लेक्चर जाएगा तो देखना। बाकी लोग का अगर नेटवर्क सही है तो ध्यान से सुनिए। अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसका नाम है। लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट और उसके बाद के एलिमेंट पे ये इफेक्ट देखने को मिलता है। लेंथेनाइड सीरीज में तो है ही, उसके बाद के एलिमेंट्स पे भी देखने को मिलेगा, वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये होता क्या वो बात कर रहे हैं। जब मैं लेंथेनाइड सीरीज की बात करता हूं तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में भरा जाता है, ये मैंने टिक किया है, n-2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके इसमें भरे जाएंगे एफ सबशेल में, और एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्योंकि इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये। तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके एफ में भरे जाएंगे, लेंथेनाइड सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके एफ में भर रहा है, और जैसे ही जैसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा एफ सबशेल में, और एफ सबशेल की पुअर शील्डिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। जबकि प्रोटॉन भी बढ़ेगा न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 58, फिर 59, फिर 60, 61 लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन F1 F2 एक एक करके बढ़ेगा, प्रोटॉन भी बढ़ेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ये इनकी शील्डिंग पावर बहुत वीक है, पुअर शील्डिंग है। अगर ये न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पा रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, तो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, तो साइज क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझा? पहले ये समझा कि नहीं? ठीक है, पहले केवल इतना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या वो समझा है, इसका इफेक्ट जो है वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ एक सेक्शन में, पहले होता क्या है वो समझा है। ओके ठीक है, समझ गए सब। तो पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में लिखो, फिर इसका कि इसकी वजह से जो एक्सेप्शन आ रहा है वो मैं आगे समझाता हूँ। पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में लिखिए सब लोग। इन लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में, in lengthenite series last electrons enter into last electron enter into n minus
last electron enter into n minus 2f subshell, n minus 2f subshell, and last electron enter into n minus 2f subshell, and due to poor shielding effect, and due to poor shielding effect of, and due to poor shielding effect of f subshell electron, and due to poor shielding effect of f subshell electron, due to poor shielding of f subshell electron, nuclear charge increases, nuclear charge increases, nuclear charge increases on the outermost shell, nuclear charge increases on the outermost shell electron, by which nuclear charge increases on the outermost shell electron, by which contraction in size takes place, by which contraction in size takes place, by which contraction in size takes place, which is termed as lengthenite contraction, which is termed as lengthenite contraction, which is termed as lengthenite contraction, which is termed as lengthenite contraction. So lengthenite contraction क्या है? F सबशेल lengthenite सीरीज में अगर हम देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में इंटर करेगा. सर रिपीट अगेन, नेटवर्क प्रॉब्लम था. ठीक है, तो कोई रिपीट करेगा? उदयन रिपीट करे यार, उसको लिखना होगा. रिपीट कर दे एक बार, क्या लिखा है? In lanthanide series, the last electron enters into n-2 subshell, and due to the poor shielding effect of F subshell, electron nuclear charge increases on the outermost shell electron, by which contraction in size takes place, which is termed as lanthanide contraction. समझा आकांक्षा? अगर कुछ छूट गया हो तो लिख लेना वापस, ठीक है? लेक्चर देख के, लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो थोड़ा बहुत छूटा होगा तो लिख लेना, नहीं तो किसी से कोई नोटबुक में नोट किया होगा तो तुमको शेयर कर देगा, स्क्रीनशॉट भेज देगा या फोटो भेज देगा, ठीक है? तो ये था लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. तो लैंथेनाइट सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में इंटर करता है, एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल, जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स है वो आउटर मोस्ट शेल पे इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. अब इस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट कहां देखने को मिलता है, जो हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे. तो देखो, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो हमको देखने को मिलता है ट्रांजिशन सीरीज में. सो उसी में आगे लिखना है. इन फर्स्ट, नोट करिए सब लोग, इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, साथ में मेरे नोट करिए सब लोग. इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब हम बात कर रहे हैं 3D 4D 5D की. सो जो रेडियस का ऑर्डर आएगा दैट विल बी 3D लेस देन 4D विच एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू 5D. एक्सेप्ट थर्ड B ग्रुप, एक्सेप्ट थर्ड B ग्रुप. अब इधर मैं दिखा रहा हूं थर्ड B, देन मैंने यहां दिखा दिया फोर्थ B,
then fifth B and dash 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 second B। ठीक है, थर्ड बी में हमारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ स्कैंडियम, ट्रियम, लॉरेंशियम La। एंड बाकी इधर मैं दिखाऊं अगर तो स्कैंडियम का टाइटेनियम, ट्रियम के बाद जिरकोनियम, जेडार और इधर हाफनियम। सिमिलर वे में अगर मैं फिफ्थ बी की बात करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा वेनिडियम, वेनिडियम के नीचे नायोबियम एंड देन टेंटेलम। अब ये कंटिन्यू ऐसे किया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जिंक, कैडमियम, Hg। तो ये थर्ड बी जो मैंने दिखाई है यहाँ पे, इस थर्ड बी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये इस तरीके से आ रहा है, अलग है, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ 3D, यहाँ लिख रहा हूँ 4D, यहाँ लिख रहा हूँ 5D। पहले नोट कर लीजिए सब लोग ये, फिर मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज कैसी लग रही है और उसको लिखवाता हूँ। नोटेड, तो ये नोटेड हो गया। ये साइन दिखा दीजिए 3D 4D 5D दिखा है इधर, इधर ये इंक्रीजिंग का साइन दिखाया है डाउन द ग्रुप, यहाँ इंक्रीजिंग है ये ट्रियम टू लैंथिनम एंड देन जिरकोनियम टू हाफनियम ये इक्वल किया, नायोबियम टू टेंटेलम ये इक्वल किया ऑलमोस्ट, इधर भी ये इक्वल किया कैडमियम टू Hg। देखो ट्रांजिशन सीरीज में हमने पीरियड में देखा वेरिएशन, सबने नोट कर लिया ये। नोटेड, ठीक है, ओके ठीक है। अभी सब ध्यान से सुनो, आप अब लिखना बंद कर दो और ध्यान से सुनो। देखो इधर, अब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, अभी तक मैंने पीरियड ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पीरियड में देखा वेरिएशन, तो पीरियड में वेरिएशन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या आता है, पहले साइज डिक्रीज करेगी, देन कांस्टेंट होगी, देन इंक्रीज करेगी, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिल रहा है कि 3D 4D 5D। अब देखो ये 3D 4D 5D में अगर हम देखें तो यहाँ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, स्कैंडियम से नीचे गए, ये ट्रियम से नीचे गए, तो देखो डाउन द ग्रुप जाने पे हमें पता है साइज क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं। सो स्कैंडियम टू इट्रियम गया तो साइज बढ़ेगा, तो ये देखो मैंने साइन दिखाया इंक्रीजिंग ऑर्डर का इधर, फिर इट्रियम टू लैंथिनम गया तो इधर इंक्रीजिंग का साइन दिखाया, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। क्लियर, साइज बढ़ेगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो थर्ड बी में यही होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। लेकिन थर्ड बी को छोड़ के फोर्थ बी से लेके सेकंड बी तक, मतलब पूरे 9 एलिमेंट्स जो हैं, 9 एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनेगा, उन 9 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3D टू 4D तो साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 4D से 5D में साइज क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है। क्यों कांस्टेंट हो रहा है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइट सीरीज में तो लगता ही है, जिसकी वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बाद के एलिमेंट में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो हाफनियम है ये लेंथेनाइट सीरीज के बाद का एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाके। सो ये है लेंथेनम जो मैंने अभी सीरीज लिखी थी, ये ट्रियम, जिरकोनियम, यहाँ लेंथेनम, हाफनियम, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या था, नायोबियम एंड टेंटेलम, ये था। तो देखो लेंथेनम यहाँ पे साइज इंक्रीज हुआ, बट इन केसेस में साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है, कांस्टेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको छोड़ के। तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है, ध्यान से सुनिए 57, उसके बाद 58 से 71 जब मैं भरना स्टार्ट करूंगा, लेंथेनाइट सीरीज भरना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ एफ सबशेल भरना स्टार्ट हो जाएगी, एफ सबशेल भरना स्टार्ट हो जाएगी, तो पूरा 71 तक F14 भर जाएगा। अब उसके बाद 72 यहाँ आता है, एटॉमिक नंबर 72, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 73। इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, लास्ट में Hg आएगा, है ना, और यहाँ कैडमियम आएगा।
और ये Hg का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 80। करेक्ट। तो देखो 72 से 80 तक इन एलिमेंट्स में F पूरा भरा हुआ है, क्योंकि इसमें F पहले ही भर चुका है। 71 तक तो F14 हो चुका है। जब मैं 72 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, अब 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D1 था, ये D का पहला मेंबर था। 72 में F पहले भर चुका है पूरा 71 तक। उसके बाद 72 के लिए F14 और साथ में D2 आ जाएगा, क्योंकि D1 कर चुके हैं, ये आएगा D2। फिर 73 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो आएगा F14 D3। अब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अब डी में एंटर कर रहा है, तो D2 D3 D4 एक एक करके ऐसे बढ़ेगा। जबकि F सबशेल यहाँ इनमें पूरी की पूरी भरी हुई है। तो इन एलिमेंट्स में F भरा हुआ है, जबकि लेंथेनम में F प्रेजेंट ही नहीं था, क्योंकि लेंथेनम के बाद स्टार्ट हुआ है लेंथेनाइट सीरीज 58 से 71। अब यहाँ पे F भरा हुआ है और F की होती है पुअर शील्डिंग। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलता है कि F की पुअर शील्डिंग की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा इन एलिमेंट्स के लिए भी, जहां D भरना अब स्टार्ट कर रहा है लेकिन F भरा हुआ है, और इसकी वजह से साइज क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो जब मैं डाउन द ग्रुप देखूंगा जिरकोनियम टू हाफनियम, जिरकोनियम टू हाफनियम, मैं नीचे जाता हूं तो साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। लेकिन हाफनियम में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी लग रहा है, जो ये बोलता है कि साइज डिक्रीज करना चाहिए। तो एक फैक्टर बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो साइज बढ़ना चाहिए, और दूसरा फैक्टर बोल रहा है कि साइज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो दोनों फैक्टर लगेंगे, एक नंबर ऑफ शेल बढ़ा रहा है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, और दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, जिसकी वजह से साइज जिरकोनियम और हाफनियम के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। तो जिरकोनियम और हाफनियम हम डाउन द ग्रुप देख रहे हैं, लेकिन ये केस यहां नहीं रख पाएगा। यट्रियम टू लेंथेनम डाउन द ग्रुप यहां देखेंगे तो यहां साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ F प्रेजेंट ही नहीं है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग ही नहीं रहा है, केवल नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो यहाँ साइज बढ़ेगा। लेकिन इस थर्ड बी को, डी ब्लॉक के इस थर्ड बी को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स की जो सीरीज बनती है डी ब्लॉक में, उनमें लेंथेनाइट पूरा का पूरा F ब्लॉक भरा होता है। लेंथेनाइट सीरीज के बाद की एलिमेंट्स का F ब्लॉक भरा होगा, और उस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो होने लगेगी छोटी होने लगेगी। तो नंबर ऑफ शेल बोलेगा साइज बढ़ना है, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलेगा साइज छोटा होना है। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो ये देखने को मिलता है कि जिरकोनियम टू हाफनियम जाने पे साइज ऑलमोस्ट सेम होने लगती है। समझा ये? समझा? प्लीज रिप्लाई समझा या नहीं समझा आपको, फिर मैं आगे बताऊं। उद्यान अंडरस्टूड, ठीक है, बोलिए यस सर, ठीक है, समझ में आ गया तो वेरी गुड, एक बार में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। सो ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई थी, वेट, ये देखो ये टेबल, यहाँ पे ये 5D के लिए देखो, 3D टू 4D में मैंने सबके लिए ये इंक्रीजिंग साइन दिखाया है, ध्यान से देखिए और सुनिए, कुछ नोट नहीं करना है। 3D टू 4D में मैंने सबके लिए इंक्रीजिंग साइन दिखाया है, क्योंकि 4D में तो F प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो यहाँ सारे एलिमेंट में साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। देखो जिंक के बाद कैडमियम का भी बढ़ रहा है, ये बढ़ता हुआ हमने दिखाया इंक्रीजिंग साइन। लेकिन जब मैं 4D से 5D जाऊंगा तो यट्रियम से लेंथेनम तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ F प्रेजेंट ही नहीं है लेंथेनम में। लेकिन लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसको छोड़ के जब मैं हाफनियम पे जाऊंगा जिसका एटॉमिक नंबर 72 आएगा, तो यहाँ पे F पूरा प्रेजेंट होगा और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जिरकोनियम टू हाफनियम साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, और ये केस हर जगह लगेगा यहां से यहां तक। इसलिए देखो पहली लाइन में ये जो लिखा है, ये लाइन 3D जो होगा वो 4D से छोटा होगा, ये हर केस में लगेगा, यही हमने यहाँ पे दिखाया, 3D 4D से छोटा है। बट 4D एंड 5D ऑलमोस्ट इक्वल है, एक्सेप्ट थर्ड बी ग्रुप लिखा है। तो ये जो लाइन लिखी है, ये थर्ड बी ग्रुप को छोड़ के बाकी सब जगह लगेगी। तो थर्ड डी 3D 4D से छोटा है एंड 4D 5D के इक्वल होगा, बट केवल थर्ड बी ग्रुप में ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा। तो नॉर्मल ट्रेंड यहाँ फॉलो कर रहा है, बाकी केसेस में ऐसा 4D से 5D जाने पे साइज सेम हो रहा है। तो 4D से 5D जाने का मतलब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होगा, बढ़ना चाहिए। बट इन एलिमेंट्स में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, F ब्लॉक इसमें भरा हुआ है और उसकी पुअर शील्डिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे साइज छोटा भी होगा। तो एक फैक्टर बोल रहा है साइज बढ़ेगा, एक फैक्टर बोल रहा है साइज छोटा होगा, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि ऑलमोस्ट साइज जो होगी वो सेम होने लगती है जिरकोनियम एंड हाफनियम की।
तो बढ़ नहीं पाता वो उतना जितना उसको इफेक्टिवली बढ़ना चाहिए। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़नी चाहिए तो साइज बढ़ना चाहिए, बट वो इफेक्टिवली उतना बढ़ नहीं पाता क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है जो साइज को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, जिसकी वजह से साइज इनके सेम होने लगते हैं। तो ये पॉइंट है आपका सेकंड एक्सेप्शन का केस, जो कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ रहा है। ठीक है, समझ गया सारे? सो देखो बीच की 2 स्लाइड गायब थी, ये देखो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बाकी स्लाइड तो सारी दिखा रही है अभी। 6 एंड 7 वाली वो सेव नहीं लिया था उसने, सेव नहीं कर पाया वो। सो अगर लेक्चर जाएगा, अगर किसी का कुछ छोटा होगा तो वो नोट कर लेगा, लेकिन अगर 6-7 स्लाइड का कुछ पोर्शन छोटा है, छोटा होगा किसी का, तो जिसने नोट किया है वो ग्रुप पे डाल देगा। ग्रुप पे मेरा मतलब अगर किसी को चाहिए तो ग्रुप पे डाल देगा, तो बाकी बंदा अपनी नोट्स डाल देगा, वहां से नोट कर लेना। ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलेंगे। कल की मतलब मंडे की क्लास में, क्योंकि टाइम भी पूरा खत्म हो गया अभी। ठीक है, फिर मैं लिखवा दूंगा ये पूरा सेकंड एक्सेप्शन।